हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एपिसोड नंबर 7 में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 999 जिसका नाम है द साके आई ब्रीव टू ड्रिंक विद यू। तो बस अब कुछ ही दिनों की बात और है, फिर हमारे पास होगा लॉन्ग अवेटेड चैप्टर नंबर 1000। नाउ आई नो कि ये वीडियो लेट है, लेकिन क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला और वीडियो लेट हो गई एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सो गाइस, अब इतना लेट हो ही गया है तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। गाइज लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? आई मीन क्या ये 999 की पोजीशन को होल्ड करने के वर्थ इट है? सो द आंसर इज यस। हर वो चैप्टर वन पीस में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ ना कुछ रिवील हुआ हो, और इस चैप्टर में भी वही हुआ। ऑल्दो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आंसर नहीं किए गए, बट वन ऑक से रिलेटेड एक बड़ी चीज रिवील हुई है। पिछले चैप्टर में हमें ये टीज कर दिया गया था कि एस की बैक स्टोरी दिखने वाली है, तो हुआ भी वही है। एक्चुअली में एस की बैक स्टोरी इस चैप्टर में दो पार्ट्स में कवर की गई है, जिसमें से एक यामाटो के साथ और दूसरा मार्को का फ्लैशबैक। एस और यामाटो का बैक स्टोरी हमें इस चैप्टर के स्टार्ट में ही देखने को मिला, जहाँ पर हमें उस टूटे हुए ड्रैगन की रियलिटी पता चली। इस चैप्टर में सभी लोग जिनको ये बात नहीं पता थी कि एस ही लूफी का भाई है, उन्हें भी ये बात रिवील कर दी गई। ये चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी कि एस को वर्स्ट जनरेशन के बारे में एंड इवन फेमस पायरेट्स जो वर्स्ट जनरेशन से बिलोंग नहीं करते उनके बारे में भी एस को खबर थी। आफ्टर ऑल वो व्हाइट बियर्ड का सेकंड डिवीजन कमांडर था, तो उसको तो पता ही होगा। आपका ये सवाल शुरू से होगा कि व्हाइट बियर्ड ने वानो की हेल्प क्यों नहीं की जबकि ओडेन उसका फ्रेंड था, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर व्हाइट बियर्ड ने इस चैप्टर में दे दिया। मार्को का भी एक छोटा सा फ्लैशबैक हमें देखने को मिला था, जिसमें एस ईजो और मार्को के साथ मिलकर काइडो से फाइट करने की बात कर रहा था। लेकिन इन सब फालतू चीजों को साइड में करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवील हुई है वो है काइडो का डेविल फ्रूट। तो मैं आपको भी बता दूं कि काइडो के पास पावर है फिश फ्रूट की, जो कि उसको बिग मॉम ने दी थी। आपको क्या लगा, ड्रैगन फ्रूट होगा? लगा था ना, मुझे भी लगा था। खैर, इसमें आप अकेले नहीं हो, काफी सारे लोग को यही लगा था कि काइडो के पास ड्रैगन फ्रूट है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास निकला क्या, एक फिश फ्रूट, जिससे लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हैं एंड भाई मीम्स भी काफी सही निकले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि काइडो एक्चुअली में मिथिकल ड्रैगन ही है। यहाँ पर फिश फ्रूट का रिलेशन एक चाइनीज माइथोलॉजी से है, जिसके बारे में ऑफिशियल ट्रांसलेशन में बात नहीं की गई है, बट नो प्रॉब्लम, मैं आगे चलकर अभी आपको ये फिश वाली माइथोलॉजी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं इस पूरे मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है तो उसे जल्दी से साइड में खोल लीजिए ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ जाए। नाउ सीन नंबर 1, एस एंड यामाटो। एस ओनिगाशिमा आइलैंड पर काइडो को मारने आया है, जहाँ पर उसकी फाइट यामाटो से हो रही है। यामाटो उसे बताती है कि काइडो अभी वहाँ पर नहीं है और उसे पूरे क्रू का कोई भी ऑफिसर वहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि एस ने अपने फायर पावर्स का यूज करके पूरे आइलैंड पर त्राहीमार मचा दिया है। एस नोटिस करता है कि यामाटो के हाथ चेन से बंधे हुए हैं। एस के क्रू मेंबर्स उससे बोलते हैं कि यामाटो को छोड़ो और इन किडनैप बच्चों को वापस उनके फैमिली के पास पहुंचा देते हैं। अब ये बच्चे कौन है और कहां से गायब हुए ये तो क्लियर नहीं है। सबसे पहले या तो ये स्लेव्स हो सकते हैं जिन्हें एस ने वर्ल्ड नोबल से छुड़ाया हो, या तो ये पंख हज़ार्ड पर हो रहे एक्सपेरिमेंट वाले भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि क्लियरली काइडो ने कुछ फैक्ट्रीज पंख हज़ार्ड पर खरीद ली थी जिन पर सीजर क्लाउन काम कर रहा था। लेकिन एस का मन तो यहाँ पर लड़ने का है और यामाटो तो बोर हो चुकी थी वानो में, तो इसीलिए दोनों फिर से क्लैश करते हैं। एस बोलता है कि अगर तुम अपने बाप से इतना ही हेट करती हो तो चेंज छोड़ो, तुमने अपने दिल को क्यों बांध कर रखा है। इस पर यामाटो पलटकर ये कहती है कि उसको भी ओडेन की तरह से वानो छोड़कर एडवेंचर्स पर जाना है, दुनिया देखना है। और फिर वो खुद ही उस ड्रैगन स्टैचू को मारकर तोड़ देती है, जो कि काइडो के पावर का सिंबल भी था। ये देखकर एस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी उस स्टैचू को जलाकर तोड़ देता है। इसके बाद दोनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं और साथ में साके पीते हैं। साके पीते पीते एस यामाटो को बताता है कि काफी सारे पायरेट्स अपना नाम बनाने की कोशिश में हैं, लाइक कैवेंडिश, किड, ट्रफर्गर लॉ, कपूनी गैंग, बेजी। लेकिन ये सब उस लड़के के सामने कुछ नहीं जो कुछ टाइम में सेल पर निकलेगा, यानी कि एस का भाई लूफी। नेक्स्ट सीन, मोमो एंड यामाटो इन प्रेजेंट टाइम। यामाटो ये सारी बातें मोमो को बताती है और ये बात भी कि काइडो उसका बाप है। ये सुनकर मोमो और शिनोबु बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। लेकिन यामाटो उसे समझाती है और बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो यामाटो अब कुजुकी ओडेन है, जो कि मोमो के लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है। यहाँ पे मोमो उससे ये पूछता है कि वो उसे एस के बारे में क्यों बता रही है, तो यामाटो उसे बोलती है कि एस 2 साल पहले मर गया था और वापस से एस की कहानी शुरू कर देती है। नाउ सीन नंबर 3, टामा एंड नामी। टामा नामी को बताती है कि वो एस को एडमायर करती है और इसीलिए वो काफी टाइम से ट्रेन कर रही है ताकि वो एक निंजा बन पाए। लेकिन लूफी ने एस के डेथ की बात अचानक बताकर टामा का दिल तोड़ दिया। नामी टामा को बोलती है कि एस के डेथ के बारे में बात करना लूफी के लिए और भी ज्यादा पेनफुल होगा, और ये बात सुनकर टामा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सीन नंबर 4, मार्को जोरो को काइडो के पास ले जा रहा है, पर वो खुद काइडो से फाइट नहीं करने वाला। और जस्ट उसी के बाद मार्को का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं एस को जब उसने व्हाइट बियर्ड को जस्ट ज्वाइन ही किया था। वो वहाँ पर व्हाइट बियर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे वानो जाने दिया जाए ताकि वो काइडो को डिफीट कर पाए। आफ्टर ऑल उसने किसी से प्रॉमिस किया है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। लेकिन व्हाइट बियर्ड उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि सेकंड डिवीजन की प्लेस इतने टाइम से सिर्फ इसीलिए खाली थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ओडेन मर गया। और ये बात बहुत एरोगेंट है अगर वो ये सोच रहा है कि वो किसी ऐसे को डिफीट कर पाएगा जिसे खुद कोजुकी ओडेन नहीं कर पाया। इसी बात पर एस और व्हाइट बियर्ड में फाइट हो जाती है और ऑब्वियसली एस खूब मार खाता है। व्हाइट बियर्ड ने खुद ही कितनी बार सोचा कि वो वानो के लोगों की हेल्प करे, लेकिन उसे इस बात का खौफ था कि कितने सारे लोगों की जान चली जाएगी, और इसीलिए व्हाइट बियर्ड ने कभी भी काइडो पर अटैक नहीं किया। आफ्टर ऑल व्हाइट बियर्ड भी एक एम्परर है और उसे पता है कि एक एम्परर की पावर कितनी ज्यादा होती है। एस के नीचे गिर जाने पर
ब्लैकबीयर्ड उससे ये बोलता है कि वो समझ सकता है कि एस को अपना नाम बनाने के लिए किसी बड़े पायरेट को निपटाना है, जिस पर मार्को उससे बोलता है कि यहाँ पर अपना नाम बनाने जैसी कोई भी चीज नहीं है। मार्को और ईजो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर व्हाइटबियर्ड के थ्रू उसे वानो जाने का परमिशन मिलता है तो वो मार्को और ईजो को भी अपने साथ जरूर ले जाएगा। सीन नंबर 5, बैक टू प्रेजेंट। क्वीन और किंग डायनासोर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ताकि वो मार्को को रोक पाए। किंग बोलता है कि बस एक बार मोमो मर जाए तो ये फाइट भी खत्म, बट मार्को उन्हें बताता है कि वो पागल है अगर वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इस बार उनकी फाइट न्यू जनरेशन से है, ना कि कोजुकी ओडेन से। सीन नंबर 6, फिर से टामा एंड नामी टामा को ये रिवील करती है कि लूफी एक्चुअली में एस का भाई है, और ये बात सुनकर टामा को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने लूफी को डांटा था। इधर यामाटो भी मोमो को बता देती है कि एस ही लूफी का भाई था एंड इवन वो गोल्डी रॉजर का बेटा भी था। ये बातें सुनकर दोनों, मोमो और टामा, इन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यामाटो मोमो को ये भी बोलती है कि तुम ही लूफी को वानो में लेकर आए हो, और ये किस्मत नहीं तो और क्या है कि इतने सारे पायरेट्स में से तुमने लूफी को चूज किया। आफ्टर ऑल उसके पास भी वही डी का नाम है। अभी यहाँ पर हमें फाइनली कुछ पता चला। एक्चुअली में यामाटो को बहुत कुछ पता है क्योंकि उसने कोजुकी ओडेन की डायरी पढ़ी हुई है, तो ये बात तो कंफर्म है कि यामाटो को व्हील ऑफ डी एंड वन पीस के बारे में पता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यामाटो के थ्रू यहाँ वानो आर्क में कुछ भी रिवील होगा, क्योंकि व्हील ऑफ डी एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि वॉइड हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो इसीलिए व्हील ऑफ डी के रिवील होने में अभी टाइम है। नाउ द फाइनल सीन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बिग मॉम एंड काइडो। ये सीन एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, और सिर्फ ये सीन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे चैप्टर को इंटरेस्टिंग करने में। बिग मॉम और काइडो रूफ टॉप पर है। बिग मॉम काइडो से रिक्वेस्ट करती है कि वो सभी मुगीवारा क्रू को खत्म कर दे एक्सेप्ट निको रॉबिन। काइडो उससे बोलता है कि उसके पास तो ऑलरेडी पुडिंग है जो कि पोनेग्लिफ पढ़ सकती है, लेकिन बिग मॉम उसे बताती है कि पुडिंग की अभी ये पोनेग्लिफ पढ़ने वाली एबिलिटी अवेक नहीं हुई है, और अब बिग मॉम उस एबिलिटी के अवेक होने का वेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट वो काइडो से ये पूछती है कि क्या प्लान है, काइडो इस आइलैंड को कहाँ पर गिराएगा। तो काइडो का कहना है कि वो इसे ओडेन के कैसल पर गिराएगा और वहीं पर बनेगा न्यू ओनिगाशिमा। बिग मॉम उससे तुरंत पूछती है तो वहीं पर तुम्हारा पोनेग्लिफ भी छुपा है। तो काइडो उससे बोलता है कि वो अपने फायदे के बारे में इतने जल्दी तो ना सोचे। इस पर बिग मॉम उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो उसे अभी भी अपने छोटे भाई की तरह मानती है। आफ्टर ऑल जब सब रॉक पायरेट्स खत्म हुए थे गॉड वैली पर, तभी बिग मॉम ने उसे फिश फ्रूट दिया था ताकि उसकी जान बच पाए। इसीलिए काइडो की जान बचाने के लिए उसे बिग मॉम की तरफ थोड़ा तो ग्रेटफुल होना चाहिए। जिस पर काइडो बोलता है कि ये चीज हम तब डिसाइड करेंगे जब हम दोनों मिलकर खोज लेंगे वन पीस। यहाँ पर इस सीन से मतलब यही है कि काइडो और बिग मॉम इन दोनों को भी अब वन पीस चाहिए। मतलब ये कि ये दोनों लूफी के रास्ते में आएंगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि लूफी इन दोनों को डिफीट कैसे करेगा, क्योंकि क्लियरली काइडो अकेले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी लूफी के लिए इनफ नहीं होगी। खैर बैक टू काइडो एंड उसका फिश फ्रूट। फिश फ्रूट एक्चुअली में एक चाइनीज मैथोलॉजी को फॉलो करता है जिसे द ड्रैगन गेट लेजेंड भी कहा जाता है। इस मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ कोई फिश ऊपर की ओर तैर रही थी और बहुत सारी मछलियों ने आधे रास्ते में हार मानकर तैरना छोड़ दिया और वहाँ से चली गयी। कुछ मछलियाँ रह गयी और फिर कई सौ साल बाद एक सिंगल कोई मछली तैरकर ऊपर पहुंची। उस फिश की इस हार्ड वर्क को देखकर गॉड्स बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उसे गिफ्ट के तौर पर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो शायद यही फ्रूट काइडो का डेविल फ्रूट हो सकता है, जिसमें उसके पास यही फिश फ्रूट का एक मिथिकल वर्जन होगा। इसके कुछ हिंट्स भी हमें एनिमे में मिले हैं, लाइक उसके बॉडी पर टैटू एंड कैसे वो एक खूब बड़े वाटरफॉल के ऊपर रहता है जिसमें एंट्री लेने के लिए एक जायंट कोई फिश बोट को खींचती है। वेल दिस इज ऑल ए फैन थ्योरी, बट इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा था कि ये पूरा चैप्टर एस को लेकर होगा कि उसने कैसे काइडो से फाइट किया होगा और बचकर वानो से निकला होगा, या हमें एस के पास्ट को लेकर कुछ मेजर चीजें भी रिवील होंगी, पर ऐसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं हुआ। अगर काइडो का डेविल फ्रूट रिवील नहीं हुआ होता तो ये पॉसिबली पिछले चैप्टर से भी ज्यादा बोरिंग हो जाता, लेकिन फिर भी आई एंजॉयड दिस चैप्टर कॉज ऑफ एस एंड काइडो। और अब चैप्टर नंबर 1000 का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर 999 द साके आई ब्रीड टू ड्रिंक विथ यू। और अब चैप्टर नंबर 1000 का इंतजार बेसब्री से रहेगा। सो गाइस, ये थी मेरी रिव्यू वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 999 जिसका नाम था द साके आई ब्रीड टू ड्रिंक विथ यू। अगेन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं इस चैप्टर का रिव्यू बढ़िया से कर पाऊं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि आप 1K के लिए कितना एक्साइटेड हैं। शेयर करिए इस वीडियो को वन पीस के फैंस के साथ, और सिर्फ उन्हीं के साथ करना, नहीं तो बाकियों को स्पॉइलर हो जाएगा। कई सारे फैक्ट्स और डिस्कशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई देता हूँ। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये मांगा रिव्यू वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारे मांगा रिव्यू वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।